हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आज 2025 प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, यानी यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। और आज हम लोग इतिहास के पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। यानी 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 16 क्वेश्चन इतिहास से आए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस अपने ही नोट्स से आया हुआ है। जो मैं ऑफलाइन पढ़ाया था लगभग क्वेश्चंस उसी से टकरा जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी 2023 और 24 के मुकाबले इस साल जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है थोड़ा सा इजी है। और इतिहास का क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपने ही नोट से टकराया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, पहला कथन है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। ये समादर जो है थोड़ा सा ये मतलब ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। यानी इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो समादर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा यूपीएससी जो होती है क्या होती है, थोड़ा सा वर्ड कठिन डालता है हिंदी में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीनिंग उसका आसान होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग जो होगा थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए बहुत कठिन लगता है, ठीक है। तो पहला है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। तो ये बात सही है, ठीक है। यानी उनमें प्राच्य विश्व यानी वो कहा जाता है कि वो मतलब जो प्राच्य विश्व का जो प्राचीनतम चीज है वो परंपराओं से वो जुड़े हुए थे, ठीक है। जैसे उनका का नाम था कि सती प्रथा, यानी सती प्रथा जो है हमारे प्राचीन परंपराओं में ये सब चीज नहीं थी, मतलब उससे पहले कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग इसको मानते आ रहे हैं कि सती प्रथा होनी चाहिए। तो उसी के ये क्या करते थे, राजा राम मोहन राय उसका विरोध करते थे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये पहला कथन सही है। दूसरा है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। यानी उनका कामना यही था कि देश के सारे देशवासी, पुरुष हो या चाहे महिला हो, सभी का क्या हो, यानी जितने भी सभी मतलब सामाजिक मान्यता जो होती है ना, यानी क्या बोलते हैं, सामाजिक समता मानिए। यानी इसमें लिखा हुआ है सामाजिक समता के सिद्धांतों के माने, यानी समाज के ढर्रे पर चले, यानी पूरा दिखावटी नहीं करना, ये सब नहीं करना। और पहली बात है कि मूर्ति पूजा का भी वो बहुत विरोधी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी अब कथन क्या होता है, सही होता है। यानी उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे, यानी देखा देखी नहीं कि जो पहले का परंपराओं का वो पूरी तरीके से विरोध करते थे। यानी उनका का नाम था कि सभी मानव में क्या हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, जो भी सोचे आप तर्क संगत से, यानी किसी को भी जवाब देना है या बातचीत करना है तर्क संगत से, यानी अंधभक्त नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कोई भी आप निर्णय ले उसमें आप देखिए कि क्या उसमें मतलब तर्क सही है या नहीं है। तो ये सब राजा राम मोहन राय को मानना था। तो इसमें ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो भी ये स्टूडेंट थोड़ी सी मतलब गहराई में पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसमें है, मतलब जो भी बच्चे बोले ना थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को टच कर दिए होंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन माने जाते हैं इसे, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पर, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्रचित और गुण भरा की उपाधियां धारण की थी। यानी प्राचीन भारत में किस शासक ने मतविलास, विचित्रचित और गुण भरा की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ये है, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम तथा सिंह वर्मन। तो इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ये क्वेश्चन लूसेंट में भी है, यानी जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लूसेंट में भी ये क्वेश्चन मत विलास का बारे में दिया हुआ है। तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम होंगे। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यानी जो बच्चे थोड़ा सा भी अगर सीरियसली ढंग से पढ़ाई किए होंगे तो इस क्वेश्चन को वो लोग बना दिए होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। तीसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था। देखा जाता है ये यूपीएससी अपना लेवल यहाँ गिरा चुकी है, मतलब एक तरह से देखा जाता है ये ऐसा क्वेश्चन अब ग्रुप डी में भी नहीं पूछता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और मैं ये जो दोनों क्वेश्चन ये अपने क्लास में ही मैं करवाया हूँ, जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। एक और क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसंग किसके शासनकाल में आया था, तो अगर ह्वेनसंग आएगा तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है फाहियान और ये ह्वेनसंग में, तो ऐसे याद रखे, यानी ह से क्या होता है ह्वेनसंग और ह से हर्षवर्धन, तो जहां ह्वेनसंग आएगा तो उसका आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा, और फाहियान जहां आएगा तो उसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और ये समुद्रगुप्त है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लगभग ये 17 युद्ध अपने लाइफ में जीवन में लड़े थे और एक भी युद्ध में वो असफल नहीं हुए थे, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और बाकी ये कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त, ये भी दोनों क्या है गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमारे प्राचीन महाकवि जो कालिदास हैं, इन्हीं के दरबार में वो रहा करते थे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर लूसेंट भी पढ़ लिया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देगा यहाँ से। तो यूपीएससी में ये दो क्वेश्चन बहुत आसान आया है। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जिनका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। यानी किस शासक ने, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जिनका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन है अमोघवर्ष प्रताप रुद्र देव, यानी प्रताप रुद्र, यानी अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के थे, प्रताप रुद्र काकतीय वंश के थे, राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे, और विष्णुवर्धन होयसल वंश के थे। तो देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से मॉडरेट है, और इसको भी हम इजी में ही लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश के थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था कि जावा, सुमात्रा, निकटवर्ती, क्योंकि चोल शासक जो थे अपने नेवी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, यानी नेवल जो होता है उनका नेवल सेना बहुत ही एक उच्च कोटि की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो एक तरह से यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, यानी तीनों क्वेश्चन 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पालुकर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया था। यानी प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया था। तो ये है पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है लाहौर। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसको नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आ रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है कोई बुक में नहीं दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो बुक से नहीं आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से आ जाते हैं, तो इसका ऐसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। हम आगे आप लोगों का बुक उस नाम बता दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाहौर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको कोई ग्वालियर बनाया है, कोई उज्जैन बनाया है, हमारे पास फोन आए थे, एक बच्चा बोल रहा है कि सर दिल्ली होगा, नहीं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, लाहौर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, रज्जुक और युक्ति किस स्तर का महत्वपूर्ण अधिकारी थे। यानी अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, रज्जुक या राजुक बोलते हैं तथा युक्ति, ये किस स्तर का महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो जो भी बच्चे मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। और मैंने अपने क्लास में ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला स्तरीय प्रशासन, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये होते थे। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्ति नामक जो अधिकारी होते थे वो जिला स्तरीय प्रशासन अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा, जिला स्तरीय प्रशासन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यानी जो असहयोग आंदोलन वाला था, यानी उसके कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें पहला है न्यायालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार,
तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को हम लोग यानी विदेश से जितने भी सामान आए थे, विदेशी वस्तु वगैरह और सारे चीज हो गए, जिसका हम लोग बहिष्कार किए थे। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। दूसरा है अहिंसा का कठोर अनुपालन, यानी इसमें अहिंसा का कठोर अनुपालन होगा। और असहयोग आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, यानी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो जहां महात्मा गांधी रहेंगे वहां पर हिंसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी वो अहिंसा पर बल दिए थे। तो अहिंसा का कठोर अनुपालन, यानी ये भी सही है। तीसरा है उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी का जो स्टेटमेंट होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो यही है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती किए होंगे और किए भी हैं। जब मैंने उनका क्वेश्चन देखा तो देखा कि ये क्वेश्चन को मतलब वो समझ नहीं पाए और इसको सही कर दिए, ठीक है। यानी उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ये उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, यानी चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो घबराना नहीं है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बहुत बच्चों का सही भी है यहाँ पर। अगला है विवादों का निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, यानी जो विवाद होंगे, यानी जो भी वाद विवाद होगा उसका निपटारा करने के लिए पंचायतों का स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन यानी ऑप्शन ये सही है, यानी 1, 2, 3 सही है, यानी तीसरा नंबर गलत है, 1, 2, चौथा सही है। तो इसमें ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। यानी उपयुक्त में से कितने अवयव असहयोग कार्यक्रम में की अवयव हैं, तो क्या हो जाएंगे, केवल 3 है। यानी कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, तीसरा नंबर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, तो ये 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 7 नंबर हो गया है। 8वां नंबर हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने एक विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये कब दिया था। यानी गांधी जी एक अपना कोटेशन दिए थे कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये कब दिए थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, चंपारण सत्याग्रह के समय। तो ये देखिए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में राजद्रोह की कोई बात ही नहीं था, वो तो किसान आंदोलन से संबंधित था, यानी जो नील की खेती 3/20 भाग पर करना होता था उससे संबंधित था। तो ये तो ऑप्शन पहले कट गया। अब दूसरा एक हम लोग देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने का समय। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन होने का समय ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये उस समय से यानी आगे बढ़ गए थे, यानी सीधे इसमें एक नारा दिया गया था, करो या मरो, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय। ये तो दूसरे बात के लिए हुआ था, तो राजद्रोह का उसमें कोई बात ही नहीं था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। और गांधी जी अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में भी इसकी चर्चा थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको पढ़िएगा तो हल्का सा इसकी झलक वहां पर दिखाई देगी कि दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने का समय, यानी राजद्रोह मेरा धर्म हो गया, ये दांडी में नमक कानून जब बनाया गया था उसी समय ये दिए थे। यानी अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में भी इसका मतलब देते हैं, थोड़ा सा झलक मिलेगी आपको, पूरी तरीके से नहीं मिलेगी लेकिन हल्का सा झलक मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दांडी में नमक कानून का उल्लंघन से। तो ठीक है, तो राजद्रोह मेरा धर्म हो गया, ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है। आप लोग देखे होंगे, ये लूसेंट में भी है, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, यानी वो किस चीज की बनी हुई। तो पहला ऑप्शन है इंद्रगोप मणि, जिसको कार्नेलियन भी बोला जाता है। दूसरा है मृतिका, यानी जो मिट्टी हो गया, क्ले। तीसरा हो गया कांस, और चौथा हो गया स्वर्ण। सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कांस्य होगा। यानी जो भी लोग हमारे प्राचीन भारत के क्लास ऑफलाइन में किए होंगे उनको ये पता होगा, ठीक है। और एक तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जो कांस की बनी हुई थी नाचती हुई लड़की का प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वो किस चीज की बनी हुई थी, तो कांस की बनी हुई थी, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए अगले सवाल पर हम लोग 10वें सवाल पर चलते हैं। चौरा चोरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी। यानी जो चौरा चोरी कांड घटा था
5 फरवरी 1922 ईस्वी को उस घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन आप लोग छांटना सीखिए कि इनमें से कौन ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए पहला है, ये है एमएन जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी चौरा चोरी घटना से मोहम्मद अली जिन्ना का कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात की ऑप्शन पहले ही नहीं होगा, यानी ये कट गया। दूसरे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी। तो आप लोग जानते हैं कि सैफुद्दीन किचलू का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, यानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए जलियांवाला यानी जो अमृतसर में सभा होती है, इनको छुड़ाने के लिए सभा होती है। तो ये तो खैर जलियांवाला बाग से संबंधित है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए, एमएन जिन्ना और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब बच गए दो, बी और ए बच गया। इसमें से कौन सा होगा, देखिएगा चित्तरंजन दास। कहा इसमें से देखा जाए तो चोरा चोरी घटना से संबंधित चित्तरंजन दास भी नहीं थे, ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। तो इसका सही आंसर बी होगा, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। यानी चोरा चोरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को विधिक प्रतिरक्षा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। बहुत सारे बच्चे इसको सही बनाए, ठीक है। आप लोग ध्यान नोट्स खोलिएगा, इसमें मैंने ये बताया हुआ है ये, ठीक है। खैर ये इसमें से कृष्णकांत का चर्चा मैंने नहीं किया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय की चर्चा मैंने किया हुआ है। तो आप लोग रिवीजन अगर करते तो एक भी क्वेश्चन यहां से जाने वाला नहीं था, ठीक है। अगला सवाल आइएगा, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। ये जो सवाल है मैंने ऑनलाइन वीडियो में भी बनाया है, यानी ऑनलाइन वीडियो में भी इसको डाला है, ठीक है। ऑफलाइन तो मैंने पढ़ाया ही है, साथ साथ जो ऑनलाइन मैंने आधुनिक भारत का जो प्रोग्राम शुरू किया था उसका मेरा सेकेंड वीडियो में ये क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है। यानी निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पहला है पपीता, दूसरा है अनानास, तीसरा है अमरूद। उपयुक्त में से किसने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। यानी 3 फल का नाम दिया गया है। इनमें से कहा जा रहा है कि तीनों फल, ये तीनों में से हाँ पुर्तगालियों द्वारा कौन कौन से ये फल लाए गए थे, ठीक है। तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 3, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पपीता, अनानास, अमरूद, काजू, नाशपाती, लाल मिर्च और तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों का ही देन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3, यानी पपीता, अनानास और अमरूद ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो एक तरह से ये PYQ क्वेश्चन है। इससे पहले भी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है और मैंने भी ऑनलाइन वीडियो में इस पर चर्चा मैंने किया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक था। तो एक तरह से ये मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैं बोला कि आप लोग ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन है एक दिनकर राव जवलकर तथा भास्कर राव जाधव। ये दोनों ऑप्शन पहले तो नहीं होंगे। ये देखिए यूपीएससी क्या करती है कि ऑप्शन ये 2 गो उल्टा पुल्टा इसलिए डालती है कि बच्चों जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, और इसमें सही में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बच्चा इसमें से डी ऑप्शन लगा कर आया है, तो पूरी तरीके से ये गलत है, ठीक है। मैंने इसको क्लास में करवाया था कि आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक जो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर इसका सही आंसर होगा। यानी आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक यही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था। अर्घट्टा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये डीपली पूछ दिया है। ये क्वेश्चन जो इतिहास जो लोग ऑप्शनल लेते हैं ना उनको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन है एक मिरनी से खींचा जाने वाला चमड़े का बनी पानी का थैला। यानी सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था। तो पहला ऑप्शन है एक मिरनी यानी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। दूसरा ऑप्शन है एक बड़ा चक्का जिसकी धाराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। तीसरा है बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र जो बैल के द्वारा खींचे जाते हों। चौथा है सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जलडोल यानी वाटर बकेट। तो पहली बात कि देखिए बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का अधिक बड़ा पात्र, ये तर्कसंगत नहीं लगता, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा, एक बड़ा चक्का जिसकी
अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। यानी जो अराओं यानी जो बाहरी का छोर होता था ना, उस पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे, उसी के द्वारा इसको खींचा जाता था। उसी को क्या कहा जाता है? अरघट्टा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक बड़ा चक्का जिसकी धाराओं के अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो, तो इसका सही आंसर यही होगा, बी। अगला हम लोग चलते हैं, प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है प्रादेशिक क्षेत्र और दूसरा है इन क्षेत्रों में बहने वाली नदी। तो देखिए, जिनको मैपिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो पहला है, इसमें है अस्मक। अस्मक है, अस्मक के सामने गोदावरी है। कंबोज, इसके सामने बिपास है। अवंती, इसके सामने महानदी है। तथा कोसल, इसके सामने सरयू है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? इसमें से मिलाना है कि कौन कौन सा ये जो युग्म है, कौन कौन सा ये सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहले की तरह हम लोग ऑप्शन को काटना शुरू करें। यानी देखिए, अवंती है ये और महानदी। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। महानदी उड़ीसा में बहती है और अवंती अलग क्षेत्र है, तो ये पहले होगा नहीं। पहला तो कट गया, बच गए 3। दूसरा है कंबोज। कंबोज कहां पड़ता है? तो कंबोज अफगानिस्तान में पड़ता है। और बिपाशा नदी पंजाब वाला क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब। दोनों में क्या है? बहुत दूरी है, दोनों हुई। मैप में आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये अफगानिस्तान इधर है, ये बिपास इधर है, तो कंबोज भी नहीं होगा। ठीक है। अस्मक साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का क्षेत्र है और गोदावरी भी दक्षिण भारत में बहती है, तो ये ऑप्शन सही यानी तर्कसंगत लगता है, ये ऑप्शन सही लगता है। दूसरा है कोसल, दोनों यूपी में है। ठीक है, तो मैपिंग में देखिएगा तो कोसल है, बगल में ही सरयू नदी बह रही है, तो इसका आंसर ए, यानी ये 4 यानी दोनों सही है। एक अस्मक गोदावरी और दूसरा कोसल सरयू, ये दोनों सही है, यानी इसमें से केवल 2। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। यानी एक अस्मक सही है गोदावरी और एक कोसल सही है सरयू, तो इसमें से सिर्फ 2 सही है। कंबोज बिपास गलत है और अवंती महानदी ये गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ से असहयोग आंदोलन के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उन्हीं कथनों को हम लोग को देखना है। तो पहला इसमें है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। यानी कांग्रेस किया था उसमें, यानी घोषणा किया था कि हम लोग वैध और शांतिपूर्ण तरीका से कोई भी चीज को क्या करेंगे, मतलब अपने स्वराज प्राप्त करने के लिए हम लोग अंग्रेजों के सामने डिमांड रखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कथन सही लग रहा है। ठीक है। दूसरा है, इसे चरणों में क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में पुनः न प्राप्त होता और सरकार दमन पर उतर आती। यानी इसमें सरकार के खिलाफ जो कदम उठाए गए थे, यानी कर से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, उसको अगले चरण के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती है, इन लोगों का कहना था कि हम लोग को स्वराज 1 वर्ष के भीतर मिल जाना चाहिए। तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो हम लोग कथन पर देखेंगे तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर यूपीएससी क्या देती है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, सी होना चाहिए, यानी 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। जो लोग डिटेल से पढ़े होंगे ना, जो लोग क्लास डिटेल से किए होंगे, मतलब मेरा क्लास को डिटेल से किए होंगे, जो अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ऐसे 1-2 स्टूडेंट का कॉल आया कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, तो वो बच्चे नए स्टूडेंट थे जो हमारी क्लास अभी तक वो नहीं किए थे। बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए तो हार्ड है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। ठीक है, और बच्चे क्या होते हैं कि लैंग्वेज में फंस जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज के साथ तो ये व्यवहार करती है, लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज दे देगी कि बच्चे उसमें समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये है
निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। तो यहाँ पर हरिजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। अगर जो बच्चा इस पॉइंट को अगर पकड़ लेगा उसका मतलब वो आंसर को दे देगा आराम से। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान सवाल है ये। पहले यहां से हम लोग आंसर को पहले काटते चले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये अलग है, उसमें इसका कोई बातें नहीं हुआ है, अस्पृश्यता को लेकर कोई बात ही नहीं हुआ है। तो ये क्या होगा, ये सवाल, ये मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, ये भी नहीं तर्कसंगत लग रहा है, एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस से गिरफ्तारी हुई थी और किसी कारण से हुई थी, और ये मुद्दा दूसरा दे दिया है। सीधे दोनों में क्या है, पहले ऑप्शन को काटिए, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तीसरा है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता को इसे कोई लेना देना था नहीं, ये दूसरे मुद्दे पर ये बातचीत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूना समझौता। यानी 1932 ईस्वी में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, तो उसी से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पूना समझौता। तो देखा जाए तो इस बार यूपीएससी के जो 16 सवाल है, 16 सवाल में से एक तो सवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मॉडरेट है। उसमें से 5-6 सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट लूसेंट से आए हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस साल 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल बहुत ही आसान रहा है, हिस्ट्री पोर्शन। यानी देखा जाए तो जितने भी मैंने क्लास में करवाया है, अगर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सभी जो है क्लासरूम का ही है, जो मैंने ऑफलाइन में कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।